गीता में भी लिखा है धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ज्योतिष भी एक धर्म है। एक जो सबसे बड़ा मिथ चल रहा है राहु, तो क्या राहु सिर्फ मारता भी है या राहु तारता भी है? राहु जिसको तारता है कोई ग्रह नहीं तार सकता उतना जितना राहु बनाता है। कलयुग का देवता राहु है। कलयुग में जितनी भी प्रोग्रेस आप डिजिटल देख रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या है, राहु की देन है। शेयर मार्केट क्या है, राहु की देन है। आज लोग शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी है, ये राहु की देन है। राहु जिसका बलवान होता है उसको सरप्राइज पे सरप्राइज मिलती है। वो व्यक्ति को रोक नहीं सकता कोई आगे बढ़ने से। तो राहु का और शेयर मार्केट का कहां से कहां कनेक्शन बन रहा है? तो सर मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो सबसे खतरनाक बीमारी दे सकता है और उस बीमारी का इलाज भी ना मिले, ऐसा कौन सा ग्रह है? नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर एएस अवेयरनेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एस्ट्रोलॉजर की श्रृंखला के अंदर हम हर एक एपिसोड के अंदर हर एक नए एक्सपर्ट को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। उसी कड़ी के अंदर आज हमारे साथ में है आरडी विश्रवा जी, जो इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं और इनका ऑफिस दिल्ली कनॉट प्लेस में है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए आइए मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, एस्ट्रोलॉजर की हम बात करते हैं तो अलग अलग विधाएं हैं एस्ट्रोलॉजी में। कई टेरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वैदिक है, कई पाम रीडर हैं जी। इसी श्रृंखला में आज हम बात करना चाहेंगे कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जी, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मत चल रहे हैं। लोग हर कुछ बोल रहे हैं, उसको रोकने की एक मुहिम है हमारी चैनल की। इसीलिए हम हर बार एक नए जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर को लेके आते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और अदर एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस मानते हो आप? अमित जी, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। जो हमारे यहाँ पॉडकास्ट के द्वारा मिथ फैलाए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए आपने ये अच्छा प्रयास किया है कि आप एस्ट्रोलॉजरों को बुला करके मिथ तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और अन्य एस्ट्रोलॉजी में बहुत अंतर है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक हमारे शास्त्रों के द्वारा निकला हुआ है और जो अन्य एस्ट्रोलॉजी है वो मनगढ़ंत बनाए जा रहे हैं जी। कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, लाइक लेने के लिए और अपने पॉडकास्ट को टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है, जो कि ज्योतिष जगत के लिए जरा भी अच्छा नहीं है। अगर हम इसको तोड़ते हैं, इस मिथ को तोड़ते हैं, तो हम ज्योतिष विद्या का जो रूप हमारे सामने आना चाहिए वो आएगा। क्योंकि ज्योतिष पे विश्वास उठता जा रहा है लोगों का। बिल्कुल, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहा है। अब वो दोनों को झूठा साबित कर रहा है। कमेंट आप पढ़िए कभी जाकर के, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की पॉडकास्ट के, आप कमेंट में उसकी योग्यता को समझ जाएंगे कि वो क्या है, बिल्कुल उसके अंदर कितनी सच्चाई है। क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं, वो शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जो हमारे शास्त्रों हमारे द्वारा तो बने नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो हजारों सालों की तपस्या करके बनाए उन्होंने, ठीक है ना। उसको आप कुछ भी बोल करके ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मैं किसी के बारे में नाम नहीं लूंगा, ना कुछ बोलूंगा किसने क्या बोला, लेकिन मैं ये बोलूंगा जो भी बोलो आप शास्त्रों के अधीन बोलो। शास्त्रों के अधीन जब आप बोलेंगे लोगों को फायदा होगा, लोगों को उसका फायदा होगा, तो ज्योतिष विज्ञान बहुत आगे जाएगा। आज ज्योतिष विज्ञान को एक धोखे का विज्ञान बताया जा रहा है। हर ज्योतिष के ऊपर ना लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। और जो लोग पॉडकास्ट के माध्यम से अपना टीआरपी बढ़ाते हैं, लोगों को बताते हैं ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, तो कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ता है कि वो भी गायब हो जाते हैं यूट्यूब से। बिल्कुल, क्योंकि गीता में भी लिखा है धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ज्योतिष भी एक धर्म है जी। तो एक जो सबसे बड़ा मिथ चल रहा है राहु, तो क्या राहु सिर्फ मारता भी है या राहु तारता भी है? राहु जिसको तारता है कोई ग्रह नहीं तार सकता उतना जितना राहु बनाता है। कलयुग का देवता राहु है। कलयुग में जितनी भी प्रोग्रेस आप डिजिटल देख रहे हैं या जो भी आप क्रिप्टो करेंसी क्या है, राहु की देन है। शेयर मार्केट क्या है, राहु की देन है। आज लोग शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी है, ये राहु की देन है। राहु जिसका बलवान होता है उसको सरप्राइज पे सरप्राइज मिलती है। वो व्यक्ति को रोक नहीं सकता कोई आगे बढ़ने से। अगर जिसका राहु खराब है वो
उसके थॉट्स इतने गलत होते हैं कि वो किसी के भी हिंसा कर सकता है। और जिसको बोल सकते हैं हम कि उसको कुछ समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कंफ्यूज हो जाता है। तो राहु एक ऐसा ग्रह है, उसको बलवान करने के लिए सबसे बढ़िया होता है गणेश पूजा। अगर आप गणेश पूजा करते हैं, गणपति जी का आह्वान करते हैं, ओम गंग गणपते नमः का यही बीज मंत्र ओम करते हैं, तो इसमें ही आपको बहुत फायदा होगा। राहु के लिए 100 उपाय करने की जरूरत नहीं है। गणपति जी का अनुष्ठान करिए, गणपति जी का आप अथर्वशीष करिए, गणपति जी का आप अभिषेक करिए, आपको बहुत फायदे मिलेंगे। राहु ऑटोमेटिक आपका बलवान हो जाएगा। आपको 100 उपाय नहीं करना, 100 टोटके नहीं करना। ओम गंग गणपते नमः का भी अगर आप 15 मिनट या 1008 10 माला 11 माला भी करते हैं तो आपका राहु बलवान हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में राहु का बलवान होना बहुत जरूरी है आजकल की भौतिक सुविधाएं लग्जरी लेने के लिए। अगर आप लग्जरी चाहते हैं तो राहु को आपको बलवान करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में कैसा भी राहु खराब हो, किसी भी तरह से खराब हो, लेकिन वो अगर आप उपाय करते हैं, गणपति जी की उपासना करते हैं, वो आपको कभी भी खराब फल नहीं देगा, अच्छा फल ही देगा। तो आरडी सर, मैं जानना चाहूंगा कि राहु कुंडली में अच्छा कैसे होता है, कैसे जान सकते हैं कि कुंडली में राहु अच्छा है, या कहाँ प्लेसमेंट होने से राहु अच्छा हो जाएगा? राहु वैसे तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से 6वां राहु, 11वां राहु, 10वां राहु बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप राहु कहीं भी बैठा हो, ठीक है ना, अगर राहु जिस भाव में बैठा होगा उस भाव के से उच्चाटन करता है। जैसे आपका लगन में बैठा होगा, आपको शरीर की तरफ ध्यान नहीं देने देगा। आप जिसका भी लगन में राहु बैठा होगा वो अपने फिजिकल फिटनेस को लेके अवेयर नहीं होगा। जिसका सेकंड हाउस में बैठा होगा वो धन के बारे में सोचेगा जरूर, लेकिन संचय नहीं करेगा। थर्ड हाउस में बैठा होगा, उसके भाई बहनों के लिए काफ़ी वो कल्पेगा, काफ़ी पराक्रम दिखाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ें नहीं मिलती। चौथे घर में वो मकान के बारे में, वाहन के बारे में सोचेगा कि फोर्थ हाउस का राहु उसको मकान के बारे में बहुत ज़्यादा उसको पॉजिटिव करेगा, लग्जरी गाड़ियों के लिए पॉजिटिव करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यवधान आते हैं क्योंकि चौथे घर में राहु को अच्छा नहीं मानते। इसी तरह 5वें घर में विद्या नहीं करने देगा पूरी। 5वें घर में अगर राहु आता है वो आपको विद्या नहीं करने देगा पूरी। आपको अगर आपको रिलेशनशिप भी कंप्लीट नहीं करने देगा, एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करने देगा वो आपका 5वें घर का राहु। 6वें घर में आपको राहु बढ़िया होता है, शत्रु विजय कराता है, रोग विजय कराता है, आपको काफ़ी आगे प्रोग्रेस कराता है। 7वें घर में आपको दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 8वें घर का राहु आपको सरप्राइज मनी देता है, आपको अचानक पैसा मिलेगा 8वें घर के राहु से। 9th घर का राहु अगर आप 90 घर के राहु में देखते हैं तो 90 घर का राहु धर्म की तरफ अगर आप जाते हैं तो वो नहीं जाने देगा आपको। अगर जाना चाहिए आपको, राहु जिस घर में बैठेगा उससे उच्चाटन करेगा, सीधा सीधा ये मान के चलिए। आप सोचोगे उस घर के बलवान करेगा, बढ़ाएगा, नहीं, आप अपोजिट हो जाइए। जैसे आप मान लीजिए कि 10वां घर मान लीजिए कर्म का घर है, 10वें घर में आपका राहु बैठा हुआ है। अब जिसका राहु बैठा होगा ना, उसको कुंडली देख करके एस्ट्रोलॉजर सीधा सीधा बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में जाएगा, कूटनीति होगा, काफी कुछ होगा, लेकिन वो सरप्राइज में होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर जान करके नहीं होती कोई भी चीज, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि राहु इस घर में बैठ करके हमको ये फल देगा और आप उसको कॉन्फिडेंस लेकर के बैठ जाओ, तो वो चीज नहीं मिलेगी आपको लाइफ में। आपको बिल्कुल उसको ना ये सोचो कि ये मेरी राहु मेरे इस भाव में बैठा हुआ है, मेरे को ये फल देगा, और बिल्कुल उसके बारे में ये ज्यादा मत सोचो कि वो फल मेरे को मिलेगा। अगर आप सोचोगे तो वो चीज आपसे दूर होगी, और आप सोचोगे नहीं मिले, मेरे को जरूरत नहीं है, तो वो चीज आपको मिलेगी। राहु एक भ्रांति है, भ्रांति पैदा करता है। आपको जैसे इनकम भाव में बैठा है राहु 11वें घर में, अब जिसका बैठा होगा वो तो सोचेगा कि टाटा जी की कुंडली में भी राहु 11वें में बैठा था, मेरी कुंडली में भी राहु 11वें घर में बैठा है, अब तो मैं टाटा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टाटा ने कुंडली नहीं दिखाई होगी किसी को, उन्होंने अपना कर्म किया और कर्म करते करते वो टाटा बने, ठीक है ना। इसी तरह से जब कोई कुंडली दिखाता है 11वें घर का राहु, ज्योतिष भी एस्ट्रोलॉजर भी बोल देता है कि भाई 11वें घर का राहु है, बहुत अच्छा है, आय प्रदाय करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पता कर लिया उसने। जब आप पता कर लेते हो तो आप कर्महीन हो जाते हो। जब कर्महीन हो जाओगे, राहु आपको कुछ नहीं देगा। बिल्कुल।
मतलब राहु प्लानिंग के साथ में कुछ नहीं दे सकता जी, आपको, आपको प्लानिंग नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। अब 12वें घर का राहु का और रह गया था, 12वें घर का राहु भी आपको विदेश यात्राएं कराता है, काफी अच्छा रहता है, आपको घर छोड़ करके प्रोग्रेस कराता है। लेकिन अगर आपको मालूम हो गया, प्लानिंग कर ली, फिर वो चीज नहीं मिलेगी आपको। ये सरप्राइज का प्लैनेट्स माना जाता है, सरप्राइज में रहने दीजिए। इसको पता करने के बाद इसको इग्नोर करिए। आपको ये मत मानिए कि हमारा ये प्लैनेट्स राहु हमारे इस भाव में बैठा है, हमको ये फायदा पहुंचाएगा। इसके बारे में जरा भी मत सोचिए। अगर सोचेंगे वो चीज नहीं मिलेगी, उसको इग्नोर करिए। इसका अपोजिट होता है केतु। केतु भी ऐसे ही करता है कुछ, लेकिन केतु के बारे में हम अन्य एपिसोड में बात करेंगे। बिल्कुल। तो अपन बात करते हैं कि शेयर मार्केट, जी, तो राहु का और शेयर मार्केट का कहाँ से कहाँ कनेक्शन बन रहा है? देखिए शेयर मार्केट जो है आजकल के ट्रेंडिंग में चल रहा है। शेयर मार्केट से हर कोई शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना चाहता है, और राहु एक भ्रांति, एक धुआं है प्लैनेट से। तो राहु जब किसी का भी खराब हो या अच्छा हो, शेयर मार्केट में जब किसी का राहु अच्छा होगा तो वो शेयर मार्केट में जाता है, तो वो मैच्योरिटी के साथ जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए जाएगा, लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करेगा, तो उसको फायदा होता है। लेकिन जो शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना जाएगा, तो राहु उसको भ्रांति पैदा किया हुआ है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत चल रहा है आजकल, तो ऑप्शन में पैसा कमाओ। पहले कुंडली में ये देखो तो भाई कि आपको शेयर मार्केट से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अगर शेयर मार्केट से आपको पैसा ही नहीं आएगा, फिर आप शेयर मार्केट करके क्या फायदा। पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप कुंडली दिखाइए, उसमें देखिए कि आपको शेयर मार्केट से फायदा है या नहीं है। लोग लाखों रुपए बर्बाद करके हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि शेयर मार्केट में हमने इतना पैसा लगाया, 10 लाख 20 लाख रुपए का लॉस हो गया, अब आप हमको बताइए कि हम क्या करें। भाई 10-20 लाख रुपए खर्च करने से पहले आप एक एस्ट्रोलॉजर की जो भी फीस है, उस फीस को देकर के पहले ही पता करिए ना। अब लॉस होने के बाद एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, जो कि गलत है। अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो आप पहले कुंडली दिखाइए, और राहु उसका बढ़िया होना चाहिए। राहु अगर अच्छा होगा, शेयर मार्केट से आपको सरप्राइज मनी आएगी। शेयर मार्केट अप डाउन होता रहता है, एवरीडे होता है, एवरीडे आपको इसमें कमाने का पैसा मिलता है कि आपको बेरिश भी होता है, बुलिश भी होता है। अब आपको पहले ये देखना होगा कि आपको कौन सा सूट करता है। आपको बेरिश मार्केट में जाना चाहिए या बुलिश मार्केट में जाना चाहिए, किस सेक्टर में जाना चाहिए, किस सेक्टर फायदा करेगा। तो ये राहु के द्वारा, राहु जिस भाव में बैठा होगा उससे संबंधित आप सेक्टर पकड़ लीजिए, आपको फायदा होगा। बिल्कुल। दर्शकों, में हर बार एक एपिसोड में आपको बताता हूँ कि जैसे आपका एक पर्सनल डॉक्टर होता है, फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली वकील भी होता है, एक आपके पास में फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी होना बहुत जरूरी जी, है। बहुत जरूरी है। अगर आप फैमिली एस्ट्रोलॉजर रखते हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ हमारे यहाँ राज घराने में यूज करते थे, और बड़े बड़े उद्योगपति यूज करते थे, क्योंकि उनको अपनी जो स्टेबिलिटी होती है उसको कायम करना होता है। अब जी हमारे यहाँ इतना कॉमन हो गया है, हर सब्जी वाला भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। ठीक है, जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए एस्ट्रोलॉजर को, एस्ट्रोलॉजी सब्जी वाले के लिए नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी होती है एक मैच्योर पर्सन के लिए, जिसके पास एक वेल सेटल बिजनेस है, वेल सेटल काम है, उसको वैसा की वैसा बना रहे, उसका डाउन ना हो, उसके लिए हम रेमेडी करके उसको बना के रखें। हमारे पास जितने भी क्लाइंट हैं सब एक ग्रेड होते हैं, करोड़पति अरबपति होते हैं। लखपति करोड़पति बनता है, करोड़पति अरबपति बनता है, ठीक है ना। लो ग्रेड का मध्यम ग्रेड में आता है, मध्यम ग्रेड का अप ग्रेड में जाता है। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी का सही उपयोग करें ना। आप एक के पास गए, फिर दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, फिर चौथे के पास गए, फिर एस्ट्रोलॉजी को झूठ बोला, एस्ट्रोलॉजर को झूठ बोला, फिर उसमें से विश्वास उठ गया, क्या मतलब है। मजाक बना रखा है ज्योतिष को। बिल्कुल। जैसे कि मैंने एक स्टोरी भी पढ़ी थी कि चाणक्य एक बार जंगल से आ रहे थे, तो उन्हें विक्रमादित्य मिला। जी। विक्रमादित्य का हाथ देखते बोल दिया कि ये राजा सम्राट बनेगा, जी तो मुझे उसके ऊपर वर्क करना है। जी तो चाणक्य ने अपनी ज्योतिष, चाणक्य एक ब्राह्मण भी था, विद्वान भी था, ज्योतिषी भी था, तो उसने अपनी ज्योतिष विद्या से एक बालक को सम्राट बना दिया। जी, बिल्कुल। ज्योतिष में इतना दम है। ज्योतिष अगर आए हमारे पास, आप अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं कि लड़का होगा लड़की होगी। ज्योतिष में शादी से पहले हम बता सकते हैं कि इसको लड़का होगा या लड़की होगी, कितनी होगी, शादी कब होगी, मैरिज ब्यूरो नहीं बता सकता, हम बता देते हैं। एस्ट्रोलॉजर बता देगा कब आपकी शादी होगी, नहीं होगी, किस एज में होगी, किस दिशा में होगी, सब कुछ बता देती है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो सबसे खतरनाक बीमारी दे सकता है और उस बीमारी का इलाज भी ना मिले, ऐसा कौन सा ग्रह है? देखिए, प्लैनेट्स तो सारे बीमारी देते हैं, लेकिन इसके बारे में पर्टिकुलर अगर बात करी जाए तो शनि ग्रह की बात कर सकते हैं। शनि ग्रह से बीमारी, अगर शनि ग्रह आपका अच्छा नहीं है तो शनि ग्रह
क्योंकि शनि जो ग्रह है ना, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, ये धीरे 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 रिकवर कराता है आदमी को, धीरे धीरे बीमारी लाता है। आपको जब बीमारी आ रही होगी ना, तब तक ये मेजर नहीं हो जाएगी ना, तब तक आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। जैसे कैंसर की 4th स्टेज में पता जी। चलता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्लैनेट, सारे प्लैनेट से, 9 के 9 प्लैनेट से हमको बीमारियां आती हैं, लेकिन आप सोचो कि लॉन्ग टाइम में जो बीमारी आती है और लॉन्ग टाइम के बाद वो रिकवर नहीं हो पाती है, वो शनि की वजह से। अच्छा, तो ऐसा भी कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है जिसको, मतलब कोई ऐसा उपाय है जिसको करने से आदमी की हेल्थ हमेशा ठीक रहे? हमारे शास्त्रों में है महामृत्युंजय मंत्र, जिसको मार्कंडेय से ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को, जब उनको मालूम पड़ गया अपने आयु के बारे में, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की साधना की। आजकल साधना करना चाहिए, हर इंसान को साधनाओं से जुड़ना चाहिए। आजकल लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। शॉर्टकट में नहीं पढ़ना चाहिए, आदमी को हमेशा एक अध्यात्म के सहारे और एक अच्छे साधना कराने वाले व्यक्ति के सहारे अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर कोई ऐसी रेमेडी जो शेयर मार्केट, हमारे कोई यूज़र शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो उनका शेयर मार्केट में ग्रोथ हो, तो उसके लिए कोई? रेमेडी सबसे बढ़िया ये है कि आप चंद्रमा देखिए, आपका चंद्रमा 6वें घर में, 11वें घर में, आपका तीसरे घर में अगर चंद्रमा है, आपको 100% आपको प्रॉफिट देगा। बाकी घरों में कुंडली के हिसाब से, लेकिन ये बर्बली मैंने आपको बताया है कि तीसरे घर का आपका चंद्रमा हो, 6वें घर में आपका चंद्रमा हो, 11वें घर में आपका चंद्रमा हो, इस टाइम पे जो चंद्रमा होगा उस भाव में बैठ करके आपको वही काम आपको क्रिएटिव कराएगा जिसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो इसकी कोई रेमेडी भी है, कोई अच्छी रेमेडी जिससे? रेमेडी होती है, रेमेडी भी कर सकते हैं आप। रेमेडी करना चाहे बिल्कुल रखिए, जब भी आप करें थोड़ा धर्म कर्म करें, धर्म का उसके अंदर पुट लगाएं कि अगर मेरे को इतना फायदा होगा तो मैं 10% अध्यात्म में, धर्म में लगाऊंगा। अगर आप एक संकल्प लेते हैं कि मेरे को 10,000 का फायदा हुआ तो मैं 1,000 रुपये 10% में उसका अंशदान करूंगा, आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कि ये भी एक कह सकते हैं कि हर एक कुंडली की एक अलग रेमेडी होती है। जी। तो दर्शकों, यदि आपको भी किसी को अपनी कुंडली दिखा करके गाइडेंस चाहिए तो सर के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो भी आप हमारे पॉडकास्ट के जरिए जाओगे तो कहीं ना कहीं सर आपको डिस्काउंट भी जरूर कर देंगे, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो आगे हम एक नई चर्चा के साथ में सर से फिर से जुड़ेंगे। तब तक सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नमस्ते। नमस्ते।